महिला कवि मैं आप सबके बीच में हास्य का प्रस्तुत करना चाहता हूं। कानपुर से हमारे बीच में हेमंत पांडे की उपस्थिति होती है। राजनीति पर पे व्यंग करना उनकी एक प्रमुखता है। हालांकि राजनीति आजकल बात करने लायक रह नहीं गई है। मैं तो सही बता रहा हूँ। आप क्या लिया है? अभी रहने दो, अभी रहने दो। अरे यार, चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, सही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। राजनीति है जगदीश जी, आजकल राजनीति बात करने लायक रह नहीं गई है। अब बताओ उस राजनीति की क्या बात हम करें? जो मम्मी की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी। और तालियां तो गरोठ वालों अब बजा देना, जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। मैं सही बता रहा हूँ आपको। राजनीति की हम क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूँ। ये जो आगे आज मेरे ये जो लोग बैठ गए, कई तो ऐसे पसर के बैठ गए जैसे ये शाहजहां और मैं अनारकली। हाँ, नाच बेटा तू आज। मैं बिल्कुल सही मैं क्या बताऊँ आपको, नहीं ऐसा, मैं सही बता रहा हूँ। राजनीति की आजकल कोई बात हमारे देश में करे तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। एक भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं, इनके सर पे उतने ही बाल हैं जितनी कांग्रेस की सीटें संसद में हैं। हाँ है, अच्छा है। नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी दोबारा बढ़ जाएंगी यार, चिंता क्यों कर रहे हो यार? क्यों चिंता कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, संसद में भी बढ़ेंगी, चिंता मत करो आप। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। नहीं, हमारे राजनीति के बारे में आज कुछ भी बात करो ना, दिक्कत क्या हो जाती है, असल में आप आगे आकर के बैठ गए, अब वो लाइट आपके सिर पे पड़ रही है, फिर चौंधा मेरे मुँह पे आ रहा। मैं सही बता, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत वो अपनी अपनी ज़्यादा है। तो मैं हेमंत पांडे की भूमिका आपके बीच में बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आइए मैं उसकी भूमिका बनाता हूँ। बड़ा एक दमदार कवि है हास्य का, यकीन मानिएगा। मेरे से कहने लगे प्रशांत यार कवि सम्मेलन तो चलते रहेंगे, आओ कहीं पे चल के एक ढंग की नौकरी पकड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया किस्सा सुना रहा हूँ, आप बताएंगे मुझे कि हेमंत पांडे को आप कैसे सुनेंगे। मेरे से कहने लगे यार कहीं चल के एक ढंग की नौकरी पकड़ लेते हैं। तो भाई साहब हम एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुँच गए, तो पहला नंबर मेरा लगा। मेरे से पहला सवाल पूछा गया कि बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। मैंने कहा जी विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले दूसरा प्रश्न पूछा गया, बताओ हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ था। मैंने फिर कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, मैंने कहा जी हिंदुस्तान के आज़ाद होने की प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई थी, लेकिन 90 वर्षों की संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो पाया और इसमें हमारे पड़ोसी देशों का भी भरपूर सहयोग रहा। बोले बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल पूछा गया, बताओ चांद पे पानी है क्या। मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म होते ही आपको बता दिया जाएगा। मैं बाहर आया, भाई साहब बाहर खड़े थे हेमंत पांडे, मेरे से कहने लगे यार क्या क्या सवाल पूछे गए मुझे भी बताओ। मैंने कहा देखो ऐसा है, पहले का जवाब ये दे देना, दूसरे का जवाब ये दे देना, तीसरे का जवाब ये दे देना, पास हो जाओगे। भाई साहब इन्होंने तीनों जवाब याद कर लिए। अंदर जाके बेड़ा गर्क क्या किया आप मजे लेंगे। इनसे पहला सवाल पूछा गया, बताओ भाई साहब आपका क्या नाम है। कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया अगले ने, विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले यार पर्चे में तो हेमंत पांडे लिखा है, हो सकता है घर का नाम हो, उपनाम हो, कोई बात नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था, भाई साहब आपका जन्म कब हुआ था। बोले जी मेरे जन्म की प्रक्रिया 1857 में शुरू हो गई, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में मैं पैदा हो पाया और मेरे पैदा होने में मेरे पड़ोसियों का भी भरपूर सहयोग रहा। भाई साहब मजा लेना। तीसरा सवाल पूछा गया, भाई साहब आप पागल तो नहीं हो गए। बोले जी साइंस तो मान चुकी है। मैं नहीं जगदीश जी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग अब भी ऐसे बैठे हैं बिल्कुल ताली बजाने को तैयार ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, एक बार जरा मुझे एहसास दिलाओ यार, ये कवि सम्मेलन वैसा बने जैसा हर साल बनता आया। और मैं सही बता रहा हूँ, ताली नहीं बजाओगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक बार दिल्ली में एक आदमी सामने बिल्कुल ठूठ बन के बैठा, मैं 10 मिनट तक कविता सुनाता रहा, भाई साहब अगले ने ताली नहीं बजाई। मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोला जी मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है जगदीश जी, 10 मिनट तक मैं चुटकुले सुनाए। मैंने कहा क्या पता हंसी दे, हंसने को भी तैयार नहीं। मैं फिर पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोला जी बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। जगदीश जी मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है, हर काम के लिए आदमी। 2 महीने बाद मुझे मार्केट में मिल गए, हाथ में मेहंदी लगी हुई, कंगना बंधा हुआ। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई। बोले परसों मेरी शादी हुई है। मैंने कहा तो आप हनीमून पे नहीं गए क्या।
बोला जी मैं तो बड़ा आदमी, हनीमून पे मैं क्यों जाऊंगा आदमी। नहीं तो हमें ऐसा ना लगे कि यहाँ कोई बड़ा आदमी बैठा है, तो आप लोग ताली वाली बजाते रहना। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, बड़े आदमी आज केवल जगदीश जी हैं। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा नहीं है, उन्होंने हमें बुलाया तो देखो बोलना पड़ता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आज में से कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं जानता हूँ। आप सब लोग नीचे बैठ के हमें सुन रहे हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम लोग बड़े हैं और आप लोग छोटे हैं। आप लोग गड़ोट के समझदार लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, और जो भारी वाला होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो नीचे होता है वो वज़नदार होता है, जो ऊपर होता है वो हल्का होता है। आप लोग अपने आप में एक भारी वज़न रखते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए आप बजाएं। मैं पहला कवि बड़े विश्वास के साथ आपको सौंपना चाहता हूं। पहला कवि इस कवि सम्मेलन की नींव का पत्थर होता है, जिसके ऊपर एक भव्य इमारत का निर्माण हम लोगों को आज करना है, और एक बड़ा मुश्किल का काम हंसाने का हेमंत पांडे कानपुर से जो आए हैं वो करते हैं। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी को मैं रखता हूं। कहीं किसी कवि ने कहा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। हास्य कवि कितनी पीड़ाओं को सहता है, उसके बाद हास्य कविता लिखता है ताकि आपके चेहरे पे हंसी देख सके। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए अपना तमाशा बनाने के लिए। जोरदार तालियां एक बार बजाएं। हेमंत पांडे कानपुर से आए हमारे बीच में अपना काव्य पाठ। जगदीश अग्रवाल जी को प्रणाम करता हूं। गोरठा की जानदार शानदार जनता को प्रणाम करता हूं। कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश से पहली बार यहां पर आया हूं। मुझे प्रशांत अग्रवाल ने बताया था कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर जरूर जाते होंगे, लेकिन जितना अच्छा यहां पर सुना जाता है उतना अच्छा कहीं नहीं सुना जाता। मैं इस कवि सम्मेलन की ओपनिंग कर रहा हूं। ओपनिंग करना थोड़ा कठिन होता है, पर जब क्रिकेट का मैच होता है, ओपनर आता है, अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो वो टीम इंडिया मैच हार जाती है। तो ये टीम मैच ना हारे, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी मेरे लिए ज्यादा है। एक बार जितने लोग हैं तालियां बजा के मुझे आदेश दे दीजिए, मैं शुरू हो जाऊं। बहुत अच्छे। इस कमेटी को प्रणाम करता हूं। बहुत बड़े बड़े लोगों का इस मंच ने सम्मान किया। जब मैं यहां पर आया था तो जगदीश जी प्रशासन के लोगों को सम्मान कर रहे थे, पुलिस का सम्मान कर रहे थे। कमेटी वालों को प्रणाम करता हूं। कमेटी वालों ने पुलिस का इसलिए सम्मान किया क्योंकि उनको आज मौका मिला। जिस दिन पुलिस को मौका मिलेगी वो कमेटी का सम्मान करेगी। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत अच्छे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं साहब। कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कवि के टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छे। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल का मास्टर बड़ा होशियार होता है साहब। मैं तो कानपुर से आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में सफाई अभियान चल रहा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर में एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग कितना अच्छा पूरे सदन के में चाहता हूं तालियां एक बार जोरदार हो जाए। मैं हास्य कवि हूं। 10-15 मिनट केवल आपको हंसाने के लिए खड़ा हूं। स्वागत भैया। देशभक्ति की कोई बात नहीं करूंगा। वीर रस के दो बड़े कवि बैठे हैं। श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा। प्यार मोहब्बत के विषय मैंने आज तक कोई कविता नहीं लिखी। सुमिता सरल जी आई, वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में आज तक कोई कविता नहीं लिखी। 4 पंक्तियां लिखी। प्यार मोहब्बत क्यों नहीं मैंने किया। स्वागत। कि एक फूल और चौथी पंक्तियों में मजा आ जाए तो तालियों को महोत्सव देकर मुझे शुरुआत कर देना। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। वाह 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 वाह। तो मैं साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा प्यार मोहब्बत तो साहब छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो,
तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वाह वाह। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूं। ये हमारा प्रशांत अग्रवाल है। हमसे कहने लगा भैया ये प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते, श्रृंगार से भागते क्यों हो। मैं गोल्टा पहली बार आया हूं, मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना दे रहे हैं, अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। स्वागत भैया। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं IIT की तैयारी करते हैं। हम IIT की तैयारी करने लगे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार एक बार आपकी हो जाए। बहुत अच्छे। तो साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा हम लोग तो हाथ से कभी शादी बहुत हम लोगों को मुश्किल में होती है, लेकिन शादी जब हो गई तो मैं एक दिन घर में टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। तो साहब बहुत मुश्किल में हम लोगों को शादी होती है। मेरे तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए साहब। बहुत अच्छे। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले ABCD आती है। अब अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहां तालियां आती हैं तो कहां सुनाते हैं छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के बेटा आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये पूरे जितने कवि हमारी बारात आए थे, उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, और हमारी शादी थी। पूरा हिंदुस्तान साहब मैच देख रहा था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करिए, पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी करो। नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। अच्छा। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। भाई जोरदार तालियां बजे दे वहां। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। जिंदाबाद। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती।
भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हाँ। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया भाई साहब। एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे। एक हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं? बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए, हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी का अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, व्यंग अगर समझ में आ जाए तो जितने लोगों को ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आपको समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। बहुत अच्छे। प्रणाम करता हूं आपको। व्यंग समझते हैं आप लोग, हालांकि उत्तर प्रदेश की घटना थी। व्यंग्य की एक कविता पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय जगदीश जी ने मुझे जिस आशा से बुलाया है जी। हिंदुस्तान की स्थिति इस समय कठिन हो गई है। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो ये जान ही नहीं पाता कि वो देशद्रोही है कि देश प्रेमी है। उसके पिताजी नहीं तय करते, हिंदुस्तान का नेता तय करता है। कड़वा व्यंग है, यहां नहीं सुनाया जाएगा तो कहां सुना जाएगा, सुनिएगा। स्वागत। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया है तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। मैं प्रणाम कर मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता के जय रैलियों में नहीं सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। सैल्यूट करता हूं आपको। जिस ढंग से कविता सुनी जाती वैसे आपने सुना। एक अंतिम कविता मैं पढ़ता हूं, हमारे हासिम भाई देश के बड़े कवियों में हैं, उनको समर्पित करता हूं। मैंने दोस्तों एक कविता लिखी है। कविता क्या लिखी है? एक तुलना की है, एक मच्छर की और एक इंसान की। अगर आपको लगे ये तुलना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, कवि ने सलीके से कह दिया हो तो मुझे बताइएगा यहां पर कविता किस तरीके से सुनी जाती है। एक बार जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा, उसे कान में डांटा। हमने कहा शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो, खामखा उनका खून चाटते हो। जब खून ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या जिएगी? सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी क्या खाक पिएगी? फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं और खून पीने में तो मच्छरों से बड़े हैं। जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपए और बढ़ाता है तो एक आम आदमी का खून 100 ग्राम कम हो जाता है। उस पर भी तुम कितने जुझारू हो, बचा हुआ खून पीने पर उतारू हो। कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। मच्छर बोला तुम शर्म की बात करते हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? पर तुम तो आदमी होकर आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर और मस्जिद को लड़ाया नहीं,
किसी छप्पर को मैंने जलाया नहीं, मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी। और इन पंक्तियों में तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी, मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म या जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान, काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है मुसलमान, और ये माना कि दूध का जला हूं, मच्छर हूं भाई साहब, तुम इंसानों से भला हूं। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं हेमंत पांडे जी के लिए। आप भैया, ये अगर ऐसी घूमती रही, ये देश का भविष्य जरूर है, ऐसी घूमती रही तो हमारा वर्तमान चौपट हो जाएगा। ऐसी मैं सही बता रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं आसिम भैया? अच्छा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में हेमंत पांडे जी ने करी, देश की व्यवस्थाओं पे आपके बीच में व्यंग किया। मुझे एक घटना याद आई, पिछले दिनों सरकार की एक स्कीम आई सर, जिन जिनके यहाँ 4 बच्चों से अधिक होंगे उनको हिंदुस्तान की सरकार सब्सिडी देगी। सुना था भाई साहब आपने? तो जब ये स्कीम आई तो एक सरकारी कर्मचारी ने अपने 4 बच्चे लिखवा दिए। देखो बहुत आनंद की वाली घटना सुना रहा हूँ, अब मज़े लेना आप। तो एक सरकारी कर्मचारी ने अपने 4 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके बॉस थे सीनियर, उन्होंने उसको डांटा, तुझे शर्म नहीं आती, तूने 4 बच्चे लिखवा दिए? अरे भ्रष्टाचार का जमाना, कम से कम 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे हैं। भाई साहब कर्मचारी का दिमाग खराब, मज़ेदार सुना रहा हूँ, आपका साथ मिल जाए मुझे। कर्मचारी ने 4 बच्चे लिखवा दिए, बॉस ने डांटा। अब कर्मचारी का जवाब सुनना, आपको लगे भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा व्यंग मैंने कर दिया है तो आगे से पीछे तक समर्थन मिलना चाहिए। कर्मचारी के बॉस ने डांटा, तुझे शर्म नहीं आती, 4 बच्चे लिखवा दिए? कम से कम 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे हैं। कर्मचारी ने बोला, साहब आपका कौन मुकाबला करेगा, आप शादीशुदा भी तो हो। तुम बिल्कुल सही बता रहा हूँ, देखो हाँ मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, आप कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अब भी ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ताली वाली बजाते रहो, नहीं तो हमें क्या गलतफहमी हो जाती है। एक बार तो एक कवि को इतनी बुरी आदत, भाई साहब श्रृंगार का गीतकार, और उसे तालियों की इतनी बुरी आदत, उसकी शादी हो गई तो अपनी सुहागरात पे पत्नी का घूंघट उठाया और 3-4 गीत सुना दिए भाई साहब प्यार मोहब्बत के। श्रृंगार का गीतकार था तो पत्नी थोड़ा शर्माई, थोड़ा मुस्कुराई, अगले ने कहा शर्मा मत, ताली बजा। तो हमें इतनी बुरी आदत पड़ गई है तालियों की कि आप लोग बजाओगे नहीं तो यहाँ से बातें कहीं जानी थोड़ी असंभव सी हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियां आपकी आएँ। हेमंत पांडे ने बहुत ही श्रेष्ठ आपके बीच में काव्य पाठ किया।